एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के चैप्टर 11 के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर चलेंगे और इस चैप्टर का शीर्षक होने वाला है कुषाण वंश। तो इसके सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर चलेंगे। और क्या कहूँ कि मैं जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इस तरह की कंटेंट जो है सबसे पहले प्रोवाइड की जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि ये जो वीडियो है इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इस वीडियो को जो है अनेक लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो का मकसद पूरा हो। कि इस वीडियो को मकसद यही है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जगह में ये वीडियो फैले। और हम लोग का जो बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक खास करके एक स्टडी मटेरियल का जो वीडियो बनाने में, तो उसमें क्या होता है कि टाइपिंग पहले तो सोचो कि कौन सा टॉपिक रहे, फिर टॉपिक मिले तो फिर उसके बाद उसमें कुछ फैक्ट्स ऐड करो, फिर टाइपिंग करो, तो उसकी बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फिर उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए रिकॉर्डिंग करो, तो ये जो बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो प्लीज़ आप लोग इस मेहनत को समझें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। कम से कम एक बच्चा जो है 10-20 लोगों को शेयर करे, ठीक है। तो 10 से 20 लोगों को शेयर करें और उन्हें भी ये कहे कि ये वीडियो मतलब आगे शेयर करने को, ठीक है। तो ये वीडियो का मेन पर्पस यही रहेगा। सो ठीक है गाइस, बढ़ते हैं कुषाण वंश के इतिहास के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश का इतिहास जो है, कुषाण वही यूची जाति थी जिसने शकों को सीर दरिया की घाटी से हटाकर दक्षिण की ओर धकेल दिया था। भारतीय इतिहास में इन्हें ऋषिक कहा गया। ये लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर चीन के कानसू प्रांत में रहते थे। वहाँ से हिंगनू यानी हूण जाति ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वहाँ से हटकर वे इली नदी के घाटी में रहने वाले वुसून जाति के क्षेत्र में गए और उसके राजा को मार दिया और भटकते हुए वे सीर दरिया के उत्तर में रहने वाली शक्ति शकों से टकराए और शकों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, परंतु वे वहां पर अधिक समय तक नहीं रह सके। वुसून साम्राज्य के शासक ने उन्हें सीर दरिया के दक्षिण में धकेल दिया, जहां से भागकर वह यूची जाति के लोग जो है आक्सस नदी पार करके ताहिया नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे तुषार प्रदेश कहा गया। इसी स्थान पर रहकर उन्होंने विजय यात्रा प्रारंभ की और विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो ये है कुषाण वंश का जो है शुरुआत कैसे हुआ। कुषाण वंश अपने जो पहला पड़ाव है वो किस तरह से पार किए और किस तरह से कुषाण वंश की स्थापना करने की कोशिश की। तो ये जो हूण जाति थी, इन्होंने कुषाणों को काफ़ी ज़्यादा पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है ये भी कम नहीं थे। ये आखिरकार कुषाण वंश की स्थापना कर ही लिए। तो आगे देखते हैं। ऋषिक प्रारंभ में असभ्य एवं बर्बर थे, ठीक है, परंतु जैसे जैसे ये मध्य एशिया के प्रदेश की ओर बढ़ते गए उनमें सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा संचार आरंभ हो गया। वे चारों ओर से यवन व पार्थीय सभ्यता से घिरे हुए थे और इन्होंने सांस्कृतिक रूप से इन सभ्यताओं का कुछ मात्रा में ग्रहण किया। एक ठिकाना मिलने के पश्चात ऋषिकों ने अपने आसपास के प्रदेशों को विजित कर दिया, ठीक है। तो ऋषिकों के कुल 5 राज्य थे जिनके अपने अलग अलग शासक थे, जिनमें से कुयेई सुवांग राज्य का शासक कुषण था। कुषण हुआ जो महत्वाकांक्षी था, उसने अन्य 4 राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया। कुषण यानी कि कुजुल कटफिसेस, इसने पूर्व की ओर बढ़कर हिंदुकुश के उस पार यवन सत्ता को जीतकर तक्षशिला तक अपना राज्य विस्तार किया। यह तक्षशिला में प्राप्त उसके सिक्कों से भी प्रमाणित होता है। वह भारत में आने पर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। उसके वंशज कुषाण कहलाए। तो यहीं पे कुषाण वंश की स्थापना का दूसरा पड़ाव देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें कुजुल कटफिसेस के बाद जो है वीम कटफिसेस। तो वीम कटफिसेस जो है कुजुल कटफिसेस के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। आगे बात करें विम कटफिसेस की, तो कुजुल कटफिसेस के पश्चात विम कटफिसेस जो है कुषाण शाखा का शक्तिशाली शासक हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार वह कुजुल कटफिसेस का पुत्र था।
तो ऐसा कहा जाता है कि एक पुत्र जो है वो पिता का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि पिता का जो भी शासक या सत्ता रहेगा उस पर पुत्र का हक होगा। ठीक है। परंतु कनिष्क का एक लेख जो है अफगानिस्तान के रबटाक से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा बैक्ट्रियन और लिपि यूनानी है, जिसमें कनिष्क ने अपने प्रपितामह का नाम कुजुल कडफिसेस यानी पितामह का नाम ओएम टाकोटू तथा पिता का नाम विम कडफिसेस बताता है। ठीक है। तो विम कडफिसेस जो है एक शक्तिशाली शासक था। उसने भारत के अनेक प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उस समय भारत की शासन व्यवस्था अत्यंत शिथिल हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर विम कडफिसेस ने मध्य भारत के पश्चिमी भाग और दक्षिण में आंध्र साम्राज्य की सीमा तक राज्य का विस्तार कर लिया था। उसने चीन पर भी चढ़ाई किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा और कर देना पड़ा। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी और तथा अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित कराए थे। इससे अनुमान लगता है कि वह शैव धर्म का उपासक हो गया था। आगे बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे पराक्रमी शासक हुआ। वह महान विजेता के साथ साथ एक लोकप्रिय शासक था। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि के बारे में बहुत अधिक मतभेद है। विद्वान किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। कुछ विद्वान जो है कनिष्क के समय को ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि कुछ ईस्वी के 100 वर्ष के पश्चात। ठीक है। विजय अभियान की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था, जहां पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उसने अपने क्षतिपूर्ति की मांग की। इस स्थिति में वहां के शासक ने अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान को और भगवान बुद्ध के एक जल पात्र को दिया, जिससे कनिष्क संतुष्ट हो गया और वापस चला गया। कनिष्क के 2 अभिलेख गोंडा जिले के पास सेठमहेट नामक स्थान, जो कि प्राचीन श्रावस्ती जनपद में स्थित है, उससे प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसे अनुमान लगाया है कि कनिष्क का साम्राज्य जो है श्रावस्ती तक स्थित था, तथा एक अभिलेख कौशाम्बी जिले से भी प्राप्त हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि कौशाम्बी तक उसका प्रभाव था। कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था और जहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। चीन पर आक्रमण की बात करें तो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को संगठित करने के पश्चात कनिष्क ने चीन पर चढ़ाई की, जिसे जीतने में उसका पिता जो है विम कडफिसेस पराजित हुआ था। पामीर के पठार के रास्ते उसने चीन पर आक्रमण किया और चीनी सेना के सेनापति पेनियांग को हराकर कासगढ़, यारकंद और खोतान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कनिष्क ने विजित भाग को संगठित किया और उसे विभिन्न प्रांतों में विभाजित करके वहां पर क्षत्रपों की नियुक्ति की। अपने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कनिष्क एक महान विजेता था और वह जीवन भर युद्ध में लगा रहा, और इसलिए उसने अपने शासन को संगठित करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उसका शासन जो है पूर्णतः सैनिक शासन था। जब तक शक्तिशाली शासक राज्य करते रहे तब तक वह बचा रहा, उसके बाद उसका शासन बिखर गया। आगे बात करें कनिष्क के शासन व्यवस्था के विषय में तो बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर प्राप्त लेखों के आधार पर यह पता चलता है कि उसने अपने राज्य के भूभाग को विभिन्न प्रांतों में बांटा था तथा वहां अधिकारी नियुक्त किए थे। इन प्रांतीय अधिकारियों को क्षत्रप कहा जाता था। कनिष्क के धर्म की बात करें तो कनिष्क जो है जैसे जैसे कुषाण वंश के शासक भारत की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित किया। कुजुल कडफिसेस बौद्ध था और विम कडफिसेस शैव मतावलंबी था। उसका पुत्र कनिष्क बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। कनिष्क के बौद्ध होने के अनेक प्रमाण हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करना था। इसके अलावा बौद्ध संघों में भी उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। उसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए लेखों में भी उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध संघों में भी उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। उसके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए लेखों में भी बौद्ध होने की पुष्टि होती है।
कनिष्क की बौद्ध धर्म में अगाध श्रद्धा थी और इसके प्रचार व उन्नति के लिए उसने प्रयास भी किया। बौद्ध धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। परंतु कनिष्क एक उदार शासक था और वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। कनिष्क धार्मिक रूप से सहिष्णु था। कनिष्क के सिक्के इसका प्रमाण है, जिसमें यूनानी, वैदिक, बौद्ध आदि सभी प्रकार के देवताओं के चित्र अंकित है। कनिष्क ने विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। आगे बात करें तो इन्हीं सब कारणों से दूसरा अशोक भी कहा जाता है। यद्यपि अशोक का आदर्श कहीं अधिक उच्च था, फिर भी एक बर्बर जाति का होते हुए भी कनिष्क ने अनेक उच्च कार्य किए। कनिष्क ने अशोक की भांति बौद्ध धर्म की उन्नति का प्रयास किया, परंतु अशोक की तरह वह युद्ध से विमुख नहीं हुआ और जीवन पर्यंत युद्धों में लगा रहा। साहित्य और कला की बात करें तो कुषाण वंश की साहित्य और कला, चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क जो है एक महान विजेता होने के साथ ही साहित्य और कला का आश्रय देने वाला भी था। उसने अपनी राज्यसभा में विद्वानों को आश्रय दिया और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। उसकी राज्यसभा में वसुमित्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। उसके दरबार में शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन भी रहते थे, जिन्होंने प्रज्ञा परमिता सूत्र की रचना की, और बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष भी उसके दरबार में रहते थे, जिन्हें वह पाटलिपुत्र से लेकर आया था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक चरक को उसने संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत से स्तूप, विहार और चैत्य बनवाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो सम्राट अशोक के समय की तरह ही कनिष्क के समय भी बौद्ध धर्म में अनेक वाद विवाद उत्पन्न हो गए और कई सांप्रदायिक मत तैयार होने लगे थे। इन सब को दूर करने के लिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर कराया। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र नामक बौद्ध आचार्य ने की और उसका शिष्य जो है अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष बन गया। इसमें दूर दूर से आए हुए 500 से अधिक विद्वान सम्मिलित हुए। इसमें त्रिपिटक ग्रंथों को संकलित किया गया और उन पर महाविभाषा नामक भाष्य लिखा गया। ये सारी कृतियाँ संस्कृत भाषा में एक ताम्रपत्र पर लिखी गई तथा एक स्तूप में स्थापित कराई गई, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं। ठीक है। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग हीनयान था, जो कि अनिश्वरवादी था और बुद्ध को ईश्वर का रूप नहीं मानता था तथा यह मत जो है मठों की परंपराओं का समर्थक और नीति मार्ग का अनुगामी था। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा महायान बन गई। तो महायान संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध में ईश्वर का अंश देखते थे और उन्होंने बुद्ध की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर बनाए गए और उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। कनिष्क का अंत की बात करें तो कनिष्क का अंत अत्यंत दुखद है। उसने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान उसने जो है अपनी विजयों से संपूर्ण संसार को प्रभावित किया। उसका साम्राज्य पश्चिम में यूनानी साम्राज्य के पास तक व पूर्व में भारत के एक बड़े प्रांत का शासक था। इसके अलावा पश्चिमोत्तर चीन के कई भागों को उसने अपने अधिकार में लिया हुआ था। कनिष्क जो है उत्तर में एक बार अभियान के लिए गया हुआ था। उस समय जो है वह बीमार भी हो गया था और उसके लगातार युद्ध अभियान से उसके सेनानायक व स्वजन अत्यंत परेशान हो गए थे, जिसके कारण इस बीमारी की अवस्था में उन्होंने उसे मुगरी यानी पाटा लिहाफ से पीट कर मार डाला। इस प्रकार एक महान विजेता का अंत हुआ। कनिष्क के पश्चात उसका छोटा पुत्र हुविस्क जो है सिंहासन पर बैठा। वह भी योग्य शासक था। उसने कनिष्क साम्राज्य के एक बड़े भाग को सुरक्षित रखा। हुविस्क भी कनिष्क के समान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। हुविस्क के पश्चात उसके बड़े भाई वशिष्ठ का पुत्र कनिष्क द्वितीय राजा बना। आरा में प्राप्त एक अभिलेख इसकी जानकारी देता है कि इसने सीजर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो है कनिष्क वंश के वासुदेव नामक राजा का वर्णन है। ठीक है। ओ गॉड,
ठीक है। एक मिनट। इसके पश्चात जो है कनिष्क वंश के वासुदेव नामक राजा का वर्णन है। यह उतना शक्तिशाली शासक नहीं था। उस समय तक कुषाण साम्राज्य काफ़ी सिकुड़ गया था और वह मथुरा व उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। वासुदेव के सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की मूर्ति अंकित है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह शैव मतावलंबी था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ। उसके पश्चात इसके वंश के लोग जो हैं छोटे छोटे भागों में सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं पर राज्य करते थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के कारणों की बात करें तो कुषाण साम्राज्य का पतन जो है किस तरह हुआ, तो कुषाण शासन जो है पूरी तरह से सैनिक शासन था और उनकी आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। कुषाण जो है शासकों ने केवल विजयों पर ध्यान दिया, उन्होंने साम्राज्य के संगठन की ओर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि कनिष्क जैसे शासकों ने लोक कल्याण की ओर ध्यान दिया, परंतु उनकी आंतरिक शासन व्यवस्था पूरी तरह से लचर थी। जब तक शासक शक्तिशाली और योग्य था तब तक अधीनस्थों ने अधीनता स्वीकार की, परंतु जैसे जैसे ये कमज़ोर होते गए उनके साम्राज्य का पतन तीव्र गति से हुआ। तो ये था कुषाण वंश के इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर, और जिसे हमने आप लोगों को इस एक सीरीज के तरह प्रोवाइड कराया है। सो गाइस, आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं इसी तरह की अगले कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।